कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन पूरे हो गए हैं और इसको लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। बीते दिन बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान भी किया था, तो वहीं कोलकाता कांड को लेकर अब केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले, गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में खेल खेल रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता को खो चुकी हैं, इसलिए वे असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। संघीय ढांचे को भी पूरे तरीके से उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। ममता कह रहे नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगी और बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, उड़ीसा जलेगा ना। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये बहुत ही पवित्र अभियान है, जिसमें कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बारिश के बीच बड़े ही उत्साह से भाग लिया है। जिन्होंने पेड़ ही नहीं लगाए, वो जरूर एक पेड़ मां के नाम जो लगाया गया है। और लगातार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की गई। आह्वान किया कि हम एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने, यहाँ पूसा संस्थान ने, कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है, कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विभाग के सभी हमारे साथियों ने आज एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि आक्रोश होना चाहिए, यह आज नहीं होना चाहिए। आक्रोश बहुत ही पहले होना चाहिए था, यह चयनात्मक नहीं होना चाहिए। यह घटना बहुत ही खतरनाक और भयावह है, लेकिन अगर हम इन्हें चुन चुन कर लेंगे तो हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आउटरीच तो होना चाहिए, आज नहीं आउटरीच होना चाहिए, बहुत पहले आउटरीच होना चाहिए। और इस तरह से सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि ये जब चीजें हैं, एक आपको पॉलिटिकल विल की तरफ करे, दूसरे जो है आपको इंडस्ट्री नजर आ रही, ये घटनाएं बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह से सिलेक्टिवली अगर हम चूज करेंगे तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि निर्भया के लिए जब सारा देश इकट्ठे हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कितना अच्छा प्रोटोकॉल बनाया था, कितनी बातों को देख रहे हैं, मगर उसको कहीं ये कम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर अगेन सिर्फ एक ही विचार नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम जो पेट्रियार्की हमारे अंदर है उसको पूरी तरह से निकालेंगे नहीं,
और औरत को हम सिर्फ कमोडिटी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि उसका बराबर का हक है। ऐसा लगता है कि बहुत दूर दराज की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको क्यों करता है आदमी रेप। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पुंडरी में रोड शो निकाला और रोड शो पिहोवा चौक से शुरू होकर गिरधर चौक व किसान भवन से पुंडरी के इंडोर आउटडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों का प्यार और उत्साह देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को मतदान होना है और बीजेपी सरकार को बनाने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने 3 रोड शो किए हैं। अम्बाला से शुरुआत की है आज आपने? अम्बाला, नारायणगढ़ और कैथल, पुंडरी, पानीपत, संभालखा में ये 3 बड़े रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो हुए हैं। लोगों का जो जुनून, जो जोश, जो प्यार, जो आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी सुबह से साथ हैं और लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों के सामने है। ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 1 तारीख को जब वोटिंग होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है। ये आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं, कलेक्टर को चुनाव लड़ाया जा सकता है। नहीं, देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जो वो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य है। और हमारे सभी विधानसभाओं के ऊपर भारी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया है। एक व्यक्ति को टिकट मिलना है और क्योंकि उसके लिए हमने 2 दिन पीछे अपनी चुनाव संचालन समिति की बैठक आयोजित की थी और 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर हमने मोटा एक पैनल बनाया है जो केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा और निर्णय जो केंद्रीय नेतृत्व करेगा हमें वो स्वीकार। कल तक विपक्ष का कहना है कि आपने जो चुनाव आयोग ने डेट बदलने के लिए कहा है, आप डर गए, भाजपा पार्टी डर गई। नहीं, विपक्ष देखिए बौखला चुका है। आजकल उसकी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और वो अनाप शनाप बातें करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष ने, क्योंकि कई छुट्टियां आ गई थी, 29 तारीख की छुट्टी थी, 30 तारीख की छुट्टी है, 1 का चुनाव है, छुट्टी है, 2 की गांधी जयंती की छुट्टी है। लगातार ये छुट्टियों के कारण कहीं न कहीं वोटिंग के ऊपर असर न पड़े और उसको लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा था। उन्होंने संज्ञान लिया है इस बारे में, शायद तो जल्दी ही कोई न कोई निर्णय लेंगे। किसने कहा? दीपक बाबरिया ने कहा है सर। दीपक बाबरिया को ये मालूम होना चाहिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से कांग्रेस ने, चाहे मिर्चपुर कांड था, गोहाना कांड था, गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको घरों से निकालने का काम। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी, कोई मतभेद नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर 2 बार चर्चा हुई है और हमारे नेता फिर बैठक करेंगे। हमारा चेहरा MVA और हम MVA के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, महाविकास आघाड़ी एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम सीट की बंटवारे के बारे में 2 बार बात हुआ और 1 तारीख को हमारे नेता लोग फिर बैठते हैं। उस मीटिंग में तय करेगा कि कब सीट के ऊपर बंटवारे के ऊपर कब बैठना है, कैसे करना है, वो तय 1 तारीख को हो जाए। कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी पार्टी वो सर्वे में दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पद कांग्रेस के पास होगा क्या? कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ेगी। मुख्यमंत्री पद MVA, हम लोग देखिए हमारा चेहरा MVA है, MVA के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री कौन होगा इसके चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। इंडिया अलायंस में भी प्रधानमंत्री की चेहरा को आगे नहीं रखा था हम लोग, उसी तरह एमए में भी हम लोग किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करता। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लड़ने वाली है क्या महाराष्ट्र में? एमवीए सबसे ज्यादा सीट लड़ने वाले हैं। आपकी पार्टी कितना लड़ेगी? हमारा पार्टी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े पार्टी है, लेकिन एमवीए एक अलायंस है। अलायंस में हम लोग अलायंस की धर्म को पालन करते हैं, गठबंधन की धर्म को पालन करके हम लोग आगे जाएंगे। हमारे गठबंधन में कोई तरह की मतभेद नहीं होगा, सबको लेके चलेगा। कोलिशन धर्म हम पालन करके आगे। सर, लेकिन कांग्रेस की स्थिति स्ट्रांग दिख रही है और कोलिशन में ज्यादा सीटें आए, इसलिए कांग्रेस को भी ज्यादा लड़ना पड़ेगा। देखिए, अभी तो उसके बारे में चर्चा नहीं हुआ, मैं कैसे बोलूं, चर्चा आने वाले हैं। कांग्रेस मजबूत है, सब जानते हैं। कांग्रेस खास तौर से महाराष्ट्र कांग्रेस की भूमि है, इसलिए हम ज्यादा सीट में लड़ने के लिए आपका जो मत है हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक चर्चा नहीं हुआ, देखिए महाविकास आघाड़ी एक साथ हम लोग चुनाव लड़े। राजस्थान के जयपुर में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं, कार्यकर्ता और नेता एकजुट हैं। जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की हवा आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। हम लोग 6 की 6 सीटों पर जीत कर आएंगे और ऐसा मुझे लगता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा? हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं, कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ता नेता एकजुट हैं और मुझे लगता है कि जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसको देखकर अब हवा कांग्रेस की आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। 6 की 6 सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं, कल भी मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण की नीतियों और जाति के साथ साथ क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन के माध्यम से देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि अलीगढ़ में एक रोजगार मेले के दौरान एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार समान विकास, बिना किसी भेदभाव के आवास, रोजगार और बिजली की पेशकश के लिए प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन नौजवानों का स्टैंडर्ड किया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और मैं आश्वस्त करता हुए तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए और मैंने आश्वस्त करता हूं ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार ये क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण यहां बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजना का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों बीते दिनों गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक रेप के आरोपी को जमानत मिलने के बाद वे पीड़िता को जान से मारने की धमकी का मामला
सामने आया है और इस बात से घबराकर पीड़िता इसकी शिकायत लेकर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास पहुंची और जिसके बाद पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर से पुलिस कमिश्नर और पूरे महकमे पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में बुलडोजर नहीं चला तो मैं बुलडोजर लेकर निकलूंगा और कानून को हाथ में लूंगा, चाहे फिर मुझे फांसी हो जाए। देखिए, आपने सारी बात सुन ली होगी। इस बहन ने जिस तरह से घटना बताई है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं और गाजियाबाद में लौनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूं कि ऐसी लौनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं, तो जो सुबह मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं, या तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यह दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचाए। ये कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन सलाहकार है, कौन सिस्टम को चला रहा है, कौन बना रहा है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम मुसलमान घरों में घुस जा रहे हैं गरीबों के, और हमें जाकर के खुद लड़ना पड़ रहा है। अगर हमें लड़ना तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? हमने आपको कहा है, इस बेटी की व्यथा देखी नहीं जा रही है, इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? लौनी की एक एक बेटी, एक एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथराव बवाल छुरा लेके जा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि जब देश में, आपको बताते चले कि स्मार्ट सिटी को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया और जिसमें कि आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब देश में स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी तो जो 11 औद्योगिक गलियारे हमने परिभाषित किए हैं वे स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह पूरे देश को कवर करेंगे। हम संबंधित राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके ऐसा करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। देश के कोने कोने में जब इंडस्ट्रियल सिटीज बनेंगी, स्मार्ट सिटीज बनेंगी, और जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने निर्धारित किए हैं, वो एक प्रकार से गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की तरह पूरे देश को कवर करते हैं। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब एक एक कॉरिडोर में राज्य सरकारों से वार्तालाप करके, विचार विमर्श करके हम इंडस्ट्रियल सिटीज या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स खड़े कर रहे हैं। और ये जो जाल अब बिछ रहा है, अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स तो बहुत तेजी से लग चुके हैं, 4 पे काम शुरू हो गया है, और आज माननीय वित्त मंत्री ने 2 प्रोजेक्ट और कैबिनेट ने 10, ऐसे 12 और प्रोजेक्ट्स तय करके, अप्रूव करके 20 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, टाउनशिप्स इस देश के अलग अलग राज्यों में अब शुरू हो गई हैं, हो जाएंगी। 8 शुरू हो गई हैं, 12 और जल्द शुरू हो जाएंगी। इन सभी 20 प्रोजेक्ट्स की जमीन निगडिग के हाथ में है। निगडिग के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री साइनी जी हमारे साथ हैं। बाद में आप लोग इनकी भी इंटरव्यू ले सकते हैं, मेरे अलग बाकी अधिकारियों की भी ले सकते हैं, इनसे और जानकारियां भी ले सकते हैं। विशेषकर रीजनल मीडिया को कई बार मौका नहीं मिलता है, तो आप भी इनसे चर्चा करके आपके प्रदेश में जो टाउनशिप आ रही है उसकी और डिटेल्ड जानकारी इनसे ले सकते हैं। पर आज के 12 प्रोजेक्ट्स में 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होना, फर्स्ट स्लाइड, और लगभग 10 लाख लोगों को सीधा नौकरी मिले।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।